नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वस्तुओं एवं सेवाओं के आपूर्तिकर्ता का पंजीकरण, कि किन व्यक्तियों को माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करवाना होता है। तो पंजीकरण के लिए दायी व्यक्ति कौन कौन पंजीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? पंजीकरण के लिए persons liable to रजिस्ट्रेशन। माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो 1 अप्रैल 2019 से जो प्रावधान लागू हैं उनकी हम बात करेंगे। तो 1 अप्रैल 2019 से एक अप्रैल 2019 से जो प्रावधान लागू हुए हैं वो इस प्रकार है कि अगर कोई व्यक्ति विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में आपूर्ति करता है, विशिष्ट श्रेणी के राज्यों, विशिष्ट श्रेणी के राज्यों, अब विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। तो विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में आपूर्ति करने पर अगर व्यक्ति विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड को सम्मिलित किया गया है, तो इन विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में अगर आपूर्ति करता है तो उसका कुल आवर्त 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से अधिक हो। माल एवं सेवा दोनों, माल एवं सेवा दोनों को मिलाकर, दोनों की आपूर्ति को मिलाकर उसका कुल आवर्त, टोटल टर्नओवर अगर 10 लाख रुपए से अधिक है और वह इन विशेष श्रेणी के राज्यों में आपूर्ति करता है, तो ऐसे व्यक्ति को पंजीकरण करवाने की, रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होती है। दूसरा, इन विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के अलावा कुछ राज्य जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना, अगर इन 6 राज्यों में अगर कोई व्यक्ति आपूर्ति करता है तो उसका कुल आवर्त 20 लाख रुपए से
अधिक हो, माल एवं सेवा दोनों, तो माल और सेवा दोनों की आपूर्ति को मिलाकर अगर उसका कुल आवर्त टोटल टर्नओवर 20 लाख रुपए से अधिक हो तो ऐसे व्यक्ति को माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता होती है। अगर वह आपूर्ति अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना में करता हो। ए तथा ब के अलावा अन्य राज्यों में, विशिष्ट श्रेणी के राज्यों और इन 6 राज्यों के अलावा, यानी ए और ब में जो राज्य शामिल किए गए हैं, इनके अलावा अगर कोई व्यक्ति अन्य राज्यों में आपूर्ति करता है तो उसको, अगर उसका कुल आवर्त केवल माल की आपूर्ति, कुल आवर्त 40 लाख रुपए से अधिक हो, अगर ए और ब में दिए गए राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में अगर कोई व्यक्ति माल की कोई अन्य राज्यों में अगर कोई व्यक्ति आपूर्ति करता है और केवल माल की ही आपूर्ति करता है, केवल वस्तुओं की ही आपूर्ति करता है और उसका कुल आवर्त अगर 40 लाख रुपए से अधिक है तो उसको माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। वह माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए दायी है, लायबल होता है। और केवल सेवाओं की या माल एवं सेवाओं दोनों की आपूर्ति करने पर कुल आवर्त 20 लाख रुपए से अधिक हो। तो अन्य राज्यों में अगर कोई व्यक्ति केवल वस्तुओं की ही आपूर्ति करता है तो उसका कुल आवर्त अगर 40 लाख रुपए से अधिक है तो वह पंजीकरण कराने के लिए दायी है, उत्तरदायी है। और अगर केवल सेवाओं की ही आपूर्ति करता है अन्य राज्यों में या फिर माल और सेवाएं दोनों की आपूर्ति करता है तो उसका कुल आवर्त अगर 20 लाख रुपए से अधिक है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की, पंजीकरण करवाने की आवश्यकता होती है। तो माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत राज्यों की अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है और इन श्रेणियों के आधार पर ही कुल आवर्त की सीमा निर्धारित की गई है। कुल आवर्त की अगर बात करें कि कुल आवर्त में क्या क्या सम्मिलित होता है, कुल आवर्त में टोटल टर्नओवर में कुल आवर्त की गणना कैसे की जाएगी, कैसे ये पता लगाया जाएगा कि जो कुल आवर्त है वो 10 लाख से अधिक है या 10 लाख से कम है, 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख जो भी सीमा निर्धारित की गई है उनसे कम है या अधिक है। तो कुल आवर्त में सभी कर योग्य आपूर्तियां शामिल की जाती हैं। सभी कर योग्य आपूर्तियां यानी कि जिन पर कर की दरें निर्धारित की गई है। माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 28% इस प्रकार से कर की दरें निर्धारित की गई हैं। तो जिन आपूर्तियों पर कर की दरें निर्धारित की गई हैं और ऐसी कर योग्य आपूर्तियों, अगर ऐसी कर योग्य माल और सेवाओं की अगर आपूर्ति की जाती है तो उनको कुल आवर्त में शामिल किया जाता है। तो सभी कर योग्य आपूर्तियां कुल आवर्त में शामिल की जाएंगी। इसके बाद सभी कर मुक्त आपूर्तियां
कुछ आपूर्तियों को, कुछ माल और सेवाओं की आपूर्तियों को कर मुक्त किया गया है। हालांकि हो सकता है कि भविष्य में इन पर कर लगा दिया जाए, लेकिन अभी वर्तमान में जिन आपूर्तियों को कर मुक्त रखा गया है उन आपूर्तियों को भी कुल आवर्त में शामिल किया जाता है। और कर मुक्त आपूर्तियों में गैर कर योग्य आपूर्तियां भी शामिल होती है। गैर कर योग्य आपूर्तियां यानी कि जिनको जीएसटी के दायरे से, माल एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है, ऐसी कुछ आपूर्तियां हैं। जैसे उदाहरण के लिए मानव उपभोग की शराब और पेट्रोलियम उत्पादों में 5 पेट्रोलियम उत्पाद है जिनकी हम बात कर चुके हैं। कच्चा खनिज तेल है, पेट्रोल, डीजल, हवाई जहाज को चलाने वाला ईंधन और प्राकृतिक गैस। तो मानव उपभोग की शराब और पेट्रोलियम उत्पादों को अभी माल एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है। इनको गैर कर योग्य आपूर्तियां मानते हैं। तो गैर कर योग्य वस्तुओं की आपूर्तियां अगर की जाती हैं तो उनको भी कुल आवर्त में शामिल किया जाता है, और करमुक्त आपूर्तियों को भी कुल आवर्त में शामिल किया जाता है। माल एवं सेवाओं का निर्यात, अगर माल और सेवाओं या दोनों का निर्यात किया जाता है तो इन पर कर की दर शून्य निर्धारित की गई है, इसलिए इनको शून्य दर आपूर्ति भी कहा जाता है। तो शून्य दर आपूर्ति यानी कि माल और सेवाओं का निर्यात को भी कुल आवर्त में शामिल किया जाता है। और अंतर्राज्यीय आपूर्ति एक ही स्थायी खाता संख्या के अंतर्गत की गई आपूर्तियां, और एक ही स्थायी खाता संख्या यानी कि एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर के अंडर जो सप्लाईज की जाती है, जो आपूर्तियां की जाती हैं, उनको भी कुल आवर्त में शामिल कर लिया जाता है। इसको थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए कि एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर के अंतर्गत अलग अलग शाखाएं, अलग अलग ब्रांचेज बनी हुई हैं व्यवसाय की। तो उन सभी ब्रांचेज, उन सभी शाखाओं द्वारा जो आपूर्तियां की जाती हैं उनको इस एक व्यक्ति की कुल आवर्त में शामिल कर लिया जाएगा पंजीकरण के लिए लिमिट का निर्धारण करते समय। तो कुल आवर्त में सभी कर योग्य आपूर्तियां शामिल हैं, सभी कर मुक्त आपूर्तियां शामिल हैं, जिनमें गैर कर योग्य आपूर्तियां भी शामिल हैं, माल एवं सेवाओं का निर्यात यानी कि शून्य दर आपूर्तियां भी शामिल हैं, और अलग अलग शाखाओं से जो बिक्री की जाती है उनको भी कुल आवर्त में शामिल कर लिया जाता है। और फिर कुल आवर्त के आधार पर ही ये देखा जाता है कि पंजीकरण कराने के लिए व्यक्ति दायी है या नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी एजेंट के रूप में काम करता है तो एजेंट द्वारा की गई बिक्री एजेंट के कुल आवर्त में ही शामिल की जाती है। एजेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए माल और सेवाओं की आपूर्ति या माल और सेवाओं की प्राप्ति के लिए नियुक्त किया जाता है, और जिस अन्य व्यक्ति के लिए वो काम करता है वो अन्य व्यक्ति प्रधान या प्रिंसिपल कहलाता है। तो एजेंट द्वारा की गई बिक्री एजेंट के ही कुल आवर्त में शामिल की जाती है, ना कि उसके प्रधान की बिक्री में शामिल की जाती है। और लेकिन जो फुटकर काम करने वाले हैं यानी कि जॉब वर्कर, किसी प्रधान के लिए अगर कोई जॉब वर्कर के रूप में काम करता है और जॉब वर्कर जब आपूर्ति करता है तो ऐसी आपूर्ति फुटकर काम करने वाले की जॉब वर्कर की आपूर्ति नहीं मानी जाती, बल्कि प्रधान की आपूर्ति मानी जाती है। तो एजेंट द्वारा की गई आपूर्ति एजेंट की ही आपूर्ति मानी जाती है, प्रधान की आपूर्ति नहीं मानी जाती। लेकिन फुटकर काम करने वाले द्वारा की गई आपूर्ति फुटकर काम करने वाले द्वारा की गई आपूर्ति नहीं मानी जाती, बल्कि प्रधान की आपूर्ति मानी जाती है। अगर नियत तिथि के तुरंत पहले किसी मौजूदा कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा कोई पंजीकरण करवाया गया था तो नियत तिथि के बाद माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत भी पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। वह व्यक्ति माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकरण करवाने के लिए दायी होगा। और यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा अपने व्यवसाय का अन्य किसी संस्था को हस्तांतरण कर दिया जाता है या उसको अपने व्यवसाय को उत्तराधिकारी को सौंप दिया जाता है तो उत्तराधिकारी को या हस्तांतरित संस्था को भी
माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक हो जाता है, वह पंजीकरण के लिए दायी होते हैं। एक स्थिति यह भी हो सकती है कि किसी संस्था का एकीकरण हुआ हो, संविलयन हुआ हो या फिर अविलयन हुआ हो, डीमर्जर हुआ हो। तो एकीकरण के फलस्वरूप या अविलयन के फलस्वरूप जो कंपनी अस्तित्व में आती है, उस हस्तांतरित कंपनी को रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रार द्वारा समामेलन का, इनकॉर्पोरेशन का प्रमाण पत्र मिलते ही उसको माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकरण करवाना आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से पंजीकरण के लिए दायी व्यक्तियों के संबंध में आज हमने पढ़ा। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।